रीबर्थ ऑफ डेविलिश किंग इन लव एपिसोड 7। हमारा तो स्क्रीन का कलर भी कितना परफेक्टली मैच करता है एक दूसरे से। आरव मान ही मन सोचने लगता है। वो मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम्हें खुद ही करना है तो तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। ये सुनकर आरोही घबरा जाती है और कहती है, मुझे लगा कि आप ऐसे मानेंगे नहीं। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो चुका था। तुम्हें क्या लगता है कि कोई मैं ऐसा वैसा इंसान हूं जिससे लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। तुमने खुद ने मेरा कितना फायदा उठाया, आज तक मुझे हर चीज के लिए ब्लेम कर रही हो। आरव नाराज होकर अपने हाथ में पड़ा रुमाल जमीन पर फेंक देता है और आरोही से कहता है, तुम्हारे कपड़ों पर भी वाइन से दाग है, उसे भी साफ कर लेना। ये सुनकर आरोही का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मनो आरव ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इसलिए वह कहती है, मुझे ऐसा देखना बंद करो। ये कहते कहते वो अपने कपड़े ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। तुम्हारी ड्रेस का कलर इतना वाइट है, अब इसमें भी क्या मेरी गलती है। आरव को लगता है कि आरोही को ऐसा करने की सच में कोई जरूरत नहीं थी। तुम ये सब कपड़े मेरे सामने तो पहन ही सकती हो, पर बाकी लोगों के सामने तुम्हें थोड़ा ठीक से ध्यान से तैयार होना चाहिए। मैं वही पहनती हूँ जो मुझे पसंद है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आरोही अपने गर्दन साफ करते हुए कहती। आरव ये सब सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि आरोही के ऐसे उसकी तरफ देखने पर उसका दिल और जोरों से धड़कने लगता है। मुझे से कोई लेना देना नहीं है, क्यों? मैं ही तो आगे चलकर तुम्हारे कपड़े उतार करूंगा। आरव मान ही मन सोचने लगता है, क्या तुम्हारा हो गया हो तो मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। आरव कहता है, थैंक यू सो मच आरव सर, पर हम टैक्सी से चले जाएंगे। आरोही जितना जल्दी हो सके वहां से चले जाना चाहती थी, बिना जैस्मिन का इंतजार किया। चलो, मुझे पूरा यकीन है कि अभिषेक किसी कोने में छुपकर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें मेरे साथ ही वापस जाना चाहिए ताकि उसे लगे कि तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो और ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ और करने से पहले 100 बार सोच। आरव कहता है, कहने को तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, पर शुरू से ही पंगे तुम बड़े बड़े लेती आई हो। आपको क्या लगता है कि मैं जानबूझकर इन पंखों में फंसना चाहती हूँ? अब इसमें मेरी क्या ही गलती है कि मैं इतनी सुंदर हूं? तो आरोही अपनी सफाई में कहती है। आरव को समझ में नहीं आता है कि वह क्या जवाब दे। वो चारों होटल से बाहर आते हैं। आरव की गाड़ी थिएटर के बाहर खड़ी थी, इसलिए उसका सेक्रेटरी चला जाता है। उसे वहां तकरीबन 10 मिनट का समय लगता है। आरव उन दोनों लड़कियों के साथ में गेट पर इंतजार करने लगता है। आरव को जाते देखा सौरभ जल्दी से वहां आ जाता है और कहता है, सर आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, हमसे कोई गलती हुई क्या? अभी तो बहुत से डायरेक्टर्स और एक्टर्स आपसे मिलना चाहते थे और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे बातें करना चाहते थे। कुछ तो तुमने जरूर किया ही है, आरव सौरभ को जवाब में कहता है। आर्मी में रहने की वजह से आरव की एक अपनी ही पर्सनैलिटी होती है, जिसके चलते उसकी कहानी हर एक बात सामने वाले इंसान को अच्छे से समझ आ जाती है। मेरी एक दोस्त को यहाँ अभिषेक ने हैरिस करने की कोशिश की है। कैसी पार्टी देते हैं आप लोग? कोई भी अनपढ़ इंसान यहाँ घुस सकता है और जो उसका मन करे वो कर सकता है। मुझे तो डर है कि अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ और रुक तो मेरी खुद की इज्जत को ही खतरा ना हो कहीं, आरव ने कहा। ये सब सुनकर सौरभ बिना पूरी बात जाने सिचुएशन संभालने की कोशिश में जुट जाता है। आरोही और माही को वहां देखकर और अभिषेक की इमेज के बारे में अच्छे से जानने के बाद थोड़ा बहुत तो सिचुएशन का आइडिया उसे अब तक लग चुका था। सर उस सबके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे लगता है अभिषेक सर ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वो इस फिल्म के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो अभी प्लीज बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। बाकी आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी पार्टी में उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। दूरी बनाए रखेंगे। आरव सौरभ की तरफ देखा है और कहता है, मुझे माफ करना। और उसे दरवाजे से निकलते समय ही मैं सोच लिया था कि मैं उसे अभिषेक की कंपनी खरीद लूंगा। ये सुनकर आरोही और माही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, पर आरव की शक्ल देखकर उन्हें इस बात पर भी अच्छे से यकीन था कि वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। ये सुनकर सौरभ भी एक बार के लिए हैरान रह जाता है, मगर शायद ये सब बात कोई और कहता इग्नोर कर भी देता, पर अब की कहानी बातों पर उसे पूरा वगैरह यकीन था कि जो वो कहता है वो करके रहता है। खरीद लेंगे, सौरभ कहता है। अच्छी बात है सर, जब तक आप खुश हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री में पैसा तो बहुत है, पर मैंने नोटिस किया है कि यहाँ
के डायरेक्टर्स और एक्टर्स का टेस्ट बहुत ही खराब है। मेरे साथ खड़ी है दो लड़कियां, यहाँ मौजूद सब लड़कियों से सुंदर है और तो और बाकी लड़कियों की तरह एक लिस्ट। इनकी कोई नकली आंखें नाक कान तो नहीं है, पर जितने समय तक यह अंदर बैठी रही किसी ने भी इसे आकर बात करने की कोशिश तक नहीं की जिन्होंने की। वो अभिषेक जैसे लोग थे। तुम किसी भी फिल्म के लिए एक्ट्रेस कैसे कस करते हो? क्या तुम ये देखते हो कि वो पार्टी करके रात को तुम्हारे साथ सो सकती है, या फिर यह कि वो किस बैकग्राउंड से आती है? आरव सीरियस होकर पूछता है। इस बात पर सौरभ शर्मा का जवाब देता है, सर अंदर बैठे लोगों का टेस्ट सच में बहुत खराब है। आपके साथ खड़ी है लड़कियां बेहद खूबसूरत है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़कियां नहीं देखी कभी। सौरभ शर्मा कर जवाब देता है, सर अंदर बैठे लोगों का टेस्ट सच में बहुत खराब है। आपके साथ खड़ी है लड़कियां बेहद खूबसूरत है। इनफैक्ट मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़कियां नहीं देखी कभी। उसकी बात सुनकर आरोही और माही शर्माने लगती है। आरोही को सच में इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि आरव सच में इतना अच्छा सोचता था, क्योंकि हमेशा ही उसे गुस्से में उसे अकाउंट करके बात क्यों करता था। ये सोचकर वो काफी खुश हो जाती है कि आरव को इस बात का भी बुरा लगा कि पार्टी में कोई उन दोनों से बात करने नहीं आया। उसे समय आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था, मानो कि जैसे आरव ने तो उसका दिल ही जीत लिया था। आरव सर गाड़ी में बैठ जाइए। आरव के सेक्रेटरी ने तभी गाड़ी पार्किंग से वहां लाकर कहा। मैं गेट पर खड़ा वाटर आरोही, माही और आरव के लिए दरवाजा खोल इंतजार कर रहा होता है। ठीक पिछली बार की तरह माही जाकर आगे बैठ जाती है। तभी आरव गाड़ी में बैठता रुक जाता है और सौरभ से कहता है, जो और जाकर अंदर मौजूद सब लोगों से जिन्होंने भी वहां जो कुछ भी वह देखा उन्हें कह दो कि जो कुछ भी हुआ वो सब बाहर कहीं किसी और को ना बताएं। ये इन लड़कियों की इज्जत का सवाल है। सौरभ अपना सर हिलाकर जवाब देता है। गाड़ी में बैठते ही आरोही मानो हैरान सी रह जाती है। उसे एहसास होता है कि अकेले में चाहे आरव उसके साथ जैसा भी पेश आता हो, पर बाहर हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था। आज बस उसी की खातिर सजा दी और तो और उसकी इतनी तारीफ भी की। गाड़ी के चलना शुरू होते ही अब को कुछ पहले ही अजीब लगने लगता है। बिना राहु के आरोही और आरव दोनों मिलकर भी बस आधी ही सीट ऑक्यूपी कर पाते हैं। उसे लगता है कि आरोही उससे बहुत दूर बैठी है और यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि राहु को अपने साथ बाहर लेकर आते रहना चाहिए, वो मन ही मन सोचने लगता है। सर थैंक यू सो मच। क्या आपने किसी को आज जो कुछ भी हुआ वह बात नहीं बताई, पर क्या आपको अब सच में यकीन हो गया है कि मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है? आरोही क्यूरोस होकर आरव से पूछती है। आरव आराम से बैठ जाता है और उल्टा आरोही पर ही सारी बात डाल देता है और कहता है, मैंने कब कहा कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है? आप नहीं तो अभी अंदर बोला कि मेरी नेचुरल ब्यूटी है और बाकी लड़कियों से मैं ज्यादा सुंदर हूं, और यहां तक कि उनकी तरह मेरे पास कोई फेक आंखें या फेक कान नहीं है। मैंने तो वो सब तुम्हारी मदद के लिए बोला था बस। ये कहकर आरव अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है और बोला, मैंने उसे पार्टी में ढंग से सब देखा था, तुम दोनों वाक्य में सबसे सुंदर थी वहां। ये सुनकर ना चाहते हुए भी आरोही मुस्कुराने लगती है। इनके लिए सच में मेरी तारीफ करना बहुत मुश्किल काम है, वो सोचने लगती है। और क्या इन्होंने सच में सौरभ को सिर्फ इसलिए इतना सुनाया क्योंकि पूरी पार्टी में किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं? आरव सर ये लीजिए आपका रुमाल। आरोही उससे उसका रुमाल लौटा देती है। आरव बस एक झलक उसकी हाथ की तरफ देखा है और कहता है, रख लो अपने पर्स में डाल लो इसे, मेरे पास और है। आरोही चुपचाप बिना बिल्कुल भी बहस की उसकी बात मान लेती है और कहती है, मुझे नहीं लगता था कि आप एक से ज्यादा रुमाल अपने पास रखते होंगे, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। रोज ना जाने कितने हैं लोग मुझे हाथ मिलाना चाहते हैं, ऐसे में मेरे हाथ साफ रखने के लिए 2-3 रुमाल मुझे अपने पास रखना ही पड़ते हैं ना। आरव जवाब देता है। आपको बाकी लोगों से कितनी ज्यादा दिक्कत है ना? आरोही मन ही मन सोचने लगती है। आरव सर आज नहीं तो कल आपकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी, तब तो आपको अक्सर उसका हाथ पकड़ना होगा, तब तो फिर आप अपने साथ ग्लव्स ही लेकर जाया करेंगे ना? आरोही कहती है। आरव उसका सवाल एक बार फिर उसी पर डाल देता है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो और मेरा हाथ पकड़ना चाहती हो? जी नहीं, आरोही जवाब देती है। हम सर्दियों में हाथ जरूर पड़ सकते हैं ताकि हमारे हाथ गर्म रहे, पर गर्मियों में हमारे हाथों में ये सबसे पसीना आ जाएगा। अब उसे जवाब देता है। आरोही यह सुनकर शर्म से लाल हो जाती है। तभी आगे वाली सीट से जोर से हंसने की आवाज आती है। आरव का सेक्रेटरी काफी समय से अब उसके साथ रह रहा था, इसलिए उसे पता था कि आरव किस बात पर गुस्सा हो सकता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो चुप रहा। और वो माही थी, उसकी हंसी की आवाज इतनी जोर से आई थी। वो शर्मसार होकर कहती है,
मुझे आप दोनों को शायद याद दिलवाना पड़ेगा कि आगे वाली सीट पर भी दो लोग बैठे हैं, तो देखकर और सोच समझकर बात करिए। ये सब की सब क्या बोल रही हो तुम? आरोही औरत की तरफ देखते हुए माही से कहती है। तुमने ही तो ये टॉपिक शुरू किया था, आरव जवाब देता है। मैंने कब ये बात शुरू की? बात कौन पकड़ना चाहता था? आरोही कहती है। आरव 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, ये सोचकर कि आरोही शर्मसार हो चुकी थी उसकी सारी बात से। उसे लगता है कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां उसका सेक्रेटरी और माही भी मौजूद थे। आरव 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, ये सोचकर कि आरोही शर्मसार हो चुकी थी उसकी सारी बात से। उसे लगता है कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां उसका सेक्रेटरी और माही भी मौजूद थे। गुस्से में बैठी आरोही बेहद क्यूट लग रही थी, कितना कि उसका मन कर रहा था कि बस वह जाकर उसे किस कर दे। जैसे ही वह आरोही से कुछ कहने लगता है, आरोही उसे चुप करवा देती है, ये कहकर मुझे आपसे बात नहीं करनी। उसे आरव की बातें सुनकर डर था कि अगर उसने उससे और देर तक बात की तो कहीं सारी सिचुएशन और ज्यादा एम्बरासिंग ना हो जाए। आरव आरोही की बात सुनकर निराशा जरूर हो जाता है, पर साथियों की एहसास भी हो जाता है कि आरोही भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसे लगता है कि शायद अब उसे किसी और ही दिन उससे ये सब बातें करनी चाहिए। वैसे भी उसे आरोही से उसकी डबिंग आर्टिस्ट वाले काम के लिए कुछ रोल दिलवाले के बारे में बात करनी थी। क्या पता आगे चलकर वो उसकी गर्लफ्रेंड ही बना जाए। ऐसे में उसको आरोही को अपना सपना पूरा करने में मदद तो करनी ही चाहिए ना। पर अगर उसे कभी एक्ट्रेस बनना होगा तो ये बात आरव को कभी डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो फिल्मों में उसे और लड़कों के करीब होते पाएगा। ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी हॉस्टल की थोड़ा दूर ही गाड़ी पार्क कर दी जाती है। आरोही उतरते वक्त थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, सर अगर आपको जल्दी ना हो तो क्या आप थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे? मैं फटाफट जाकर आपकी जैकेट ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तो मुझे बाद में ही दे देना, मुझे अभी किसी जरूरी काम से जाना होगा। आरव ने आरोही से कहा, या फिर तुम्हें कम करो, मेरी जैकेट कल मेरे ऑफिस में ही भिजवा देना, तुम वहां पहुंचकर मेरे सेक्रेटरी को फोन कर देना। कल तो मुझे कम पर जाना है, आरोही ने जवाब दिया। तुम्हें कल ही किसी भी हाल में मुझे मेरी जैकेट लौटनी ही होगी। परसों मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मेरी राशिफल के मुताबिक ब्लैक मेरा लकी कलर है इस महीने, और मेरे पास एक ही ब्लैक जैकेट है, आरव ने एक बहुत ही सीरियस लोग के साथ कहा। ये सुनकर एक बार फिर उसका सेक्रेटरी हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि सर आपकी परसों कोई भी मीटिंग नहीं है, खुद ही चीजों को बनाते रहिए, और राशिद कभी जिंदगी में अपने राशिफल के बारे में पढ़ा भी है? ये सुनकर आरोही भी हैरान थी। अरमान सर आपने राशिफल भी पढ़ना शुरू कर दिया है? आरव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं पहले इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, पर मेरे उसे एक्सीडेंट के बाद मैंने सोचा कि यह भी करके देख ही लेना चाहिए। आरोही हंसकर आरव से पूछती है, तो आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कौन सी है? आरव को इस बात का जवाब नहीं पता था। वह अपना सर झुकाता है और अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहता है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मीटिंग है अभी आधे घंटे में। अगर तुम्हें मेरी राशि में इतना ही इंटरेस्ट है तो हम इसके बारे में कल आराम से बात करते हैं जब तुम मेरी जैकेट लौट आओगी। क्योंकि आरव ने यह कह दिया था कि वो बिजी है, इसीलिए आरोही उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। बिना कोई सवाल किया वो बस ये कहकर वहां से चली जाती है, चलिए ठीक है, मैं कल आपका का काम खत्म होने से पहले आपकी जैकेट भेजने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ तुम्हें भेजनी पड़ेगी। आरव ये कहकर जल्दी से अपनी गाड़ी का शीशा बंद कर लेता है। जैसी आरव की गाड़ी वहां से चली जाती है, माही जोर से हंसते हुए कहती है, यह आरव इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान क्यों लगता है मुझे? चुप करो तुम। आरोही का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। हंसता बंद करो पागल कहीं की। ये सुनकर मन ही कहती है, मैं पूरा श्योर होकर यह बात कह सकती हूँ कि यह अब तुम्हें पसंद करता है। आरोही माही की तरफ देखती है और कहती है, और मैं इस बात पर शर्त लगा सकती हूँ कि उसका सेक्रेटरी तुम्हें पसंद करता है। वो तब तक ऑफिस में ही था जब तुमने उसे मैसेज करके बताया कि तुम फिल्म के प्रीमियर पर जा रही हो, उसके बाद ही उसने यहाँ आने का प्लान बनाया है। पर हमारी तो गाड़ी में भी ज्यादा कोई बात नहीं हुई थी, और तुम और आरव तो लगातार बातें ही करी जा रहे थे सब बैठकर। वो तुम्हें पसंद करता है और यह बात उसके चेहरे पर साफ झलकती है। तुम्हें देखा नहीं था कि जब सब अभिषेक ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद आरव की शक्ल कैसी हो गई थी, और जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है वो हमेशा वहां मौजूद होता है। क्यों कैसे पार्टी में भी कितने लोग थे, पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ दिलप्रीत ने भी नहीं देखा मगर आरव ने देख लिया, और ऊपर से यह इतना हैंडसम और पावरफुल भी तो है। माही आरोही से कहती है, हैंडसम जाओ तो तुम ही रह लो उसके साथ, इतना ही पसंद है वो तुम्हें तो।
आरोही चिढ़कर कहती है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वैसे भी अरमान मुझे नहीं तुम्हें पसंद करता है, उसने मेरी मदद सिर्फ इसीलिए की क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। माही कहती है, पर पिछली बार तो तुमने कहा था कि आरव बहुत उल्टी सीधी बातें करता है और यह बात लड़कियों को जनरली लड़कों के बारे में पसंद नहीं आती। वो तो इसलिए क्योंकि तब तक मैं उसे जानती नहीं थी, अब मुझे पता है कि वह कैसा इंसान है। पर तुम खुद ही देख लो, जब तक हम पार्टी में थे तुम्हारी हालत भी इतनी खराब थी, पर अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी से ही रिकवर हो चुकी हो जाती है। आरोही 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है, फिर सब बीती बातें याद करने लगती है। उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि जो कुछ भी माही ने कहा वो एक्चुअली सच है। माही ने जो कुछ भी आरोही से कहा वो बिल्कुल सच था। आरव के आसपास रहने से वो सच में खुश रहती है। हाँ ठीक तो मैं हूँ अब, वो कहती है। अभी वो बात कर ही रही होती है कि उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ दिलप्रीत परेशान होकर कहता है, आरोही तुम वहां से इतनी जल्दी क्यों चली गई, क्या तुम बोर हो गई थी? आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी था आज तो मैं तुम्हारे साथ समय ही नहीं बीता पाया। मैं तुमसे बात करना चाहता था पर मुझे समय ही नहीं मिला बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बिजी थे। आरोही रहती है, ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी उसके और माही के साथ पार्टी में हुआ लोगों को अभी तक पता नहीं चली थी। मैं ऑलरेडी कॉलेज वापस आ चुकी हूँ। अरे मैं तुम्हें वापस छोड़ूंगा ही देता। अच्छा ये बताओ, क्या उस डायरेक्टर ने जिससे मैंने तुम्हें मिलवाया था उसने तुमसे कुछ कहा, आगे कोई रोल के बारे में कुछ बताया? दिलप्रीत आरोही से पूछता है। वो काफी अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे कहा कि जब भी कोई रोल होगा तब वो मुझे बता देंगे, आरोही ने जवाब दिया। ये तो सही है, फिर मैं भी तुम्हें अपनी फिल्म में डबिंग आर्टिस्ट का काम जरूर दूंगा। मुझे पता है कि तुम अच्छे से मेल वॉइस भी डब कर लेती हो। मैं खुद भी कल कॉलेज आऊंगा कुछ क्लासेस अटेंड करने के लिए, और वैसे भी मुझे तुम्हें डिनर पर लेकर जाना पड़ेगा। मेरी आज की बर्ताव और जिस हिसाब से मैं तुम्हें पार्टी में टाइम नहीं दिया उसे बात की भरपाई करने के लिए। बिना आरोही का जवाब सुन वो फोन काट देता है। आरोही अपने फोन की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान दिखने लगती है। उसे यह बात अच्छे से पता थी कि अगर दिलप्रीत पूरी कोशिश ना भी कर ले उसका डायरेक्टर कभी आरोही को ऐसा डबिंग आर्टिस्ट रोल देने के लिए नहीं मानेगा। लगता है लड़कों के मामले में किसी का लक ज्यादा ही अच्छा है। माही आरोही को छेड़ने लगती है। चलो अब वापस चलते हैं, आरोही जवाब में कहती है। गाड़ी चलते चलते आरव का सेक्रेटरी उससे पूछता है, सर क्या हमारी सच में आधे घंटे में कोई वीडियो मीटिंग है? मुझे क्या उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता? क्यों मैंने ऐसा कुछ कहा था? शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, हमारी कोई मीटिंग नहीं है। ये सुनकर आरिफ का सेक्रेटरी एक समय के लिए चुपचाप हो जाता है और सोचने लगता है, इस आदमी से तो बात करने में भी और बातें बदलने में भी कोई नहीं जीत सकता, अपनी बात पर कायम नहीं रहता ये। तुमने आज रात बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं जरूर तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के बारे में ध्यान दूंगा, ऐसे ही काम करते रहो। इतना कहकर आरव अपनी घड़ी की तरफ देखा है और कहता है, अभी तो काफी समय है, चलो बुक स्टोर की तरफ गाड़ी घुमा लो। बुक स्टोर? हाँ, मुझे राशिफल के बारे में कोई बुक लेनी है। अब कल अगर आरोही ने मुझे कुछ पूछ लिया तो मुझे कुछ तो पता होना चाहिए ना, आरव कहता है। क्या आदमी है ये भी, उसका सेक्रेटरी मन ही मन सोचने लगता है। रात की तकरीबन 1 बजे थे। जैस्मिन और मानसी वापस अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचते हैं। दोनों बहुत ही खुश लग रही थी, इतना उनके हंसने की आवाज से आरोही की नींद तक खुल जाती है। आरोही तुम हमें बात कर क्यों नहीं आई पार्टी से? इससे पहले कि आरोही कुछ जवाब देती वो बोलती ही चली गई। तुम्हें पता है मानसी ने मुझे आज पार्टी में डबिंग आर्टिस्ट का रोल दिलवा दिया, अब मैं भी डबिंग करूंगी। मैंने सोचा है कि मैं एक प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ अब। अच्छा बधाई हो, मैं दरअसल थक गई थी इसलिए जल्दी ही वापस गई थी। मुझे लगे था कि तुम मानसी के साथ वापस आ जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। आरोही उदास होकर भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। अपना मेकअप उतरते समय मानसी आरोही से पूछता है, मैंने सुना कि दिलप्रीत और आरव ने तुम्हें किसी अच्छे डायरेक्टर से भी मिलवाया। आज मुझे नहीं पता था कि तुम आरव को जानती हो, मैंने तो तुम्हारे मुंह से कभी उसका नाम भी नहीं सुना, ऐसा क्यों? मैं और आरव सर एक दूसरे को बस पहचानते हैं, मैं भी उन्हें इतने अच्छे से नहीं जानती, वो जवाब देती है। ए डाउट, तुम हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रही ना? जैस्मिन अपनी एक आईब्रो ऊपर कर आरोही से पूछती है। ये सुनकर आरोही गुस्से में आ जाती है, तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने कहा ना तुम लोगों से ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बस बस, जैस्मिन आरोही ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो अब बस भी करो, हम सबको अब सो जाना चाहिए, वैसे भी आज का लंबा दिन रहा है काफी। ये कहकर मानसी सारी बात खत्म करने की कोशिश करती है और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर देती है।
पर इतने अंधेरे में भी आरोही एक पल के लिए भी सो नहीं पाती। अगली सुबह अपनी मॉर्निंग क्लास के बाद आरोही तकरीबन 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाती है। अमित, जो कि इतने दिन से गायब था, आज वहां कोच पर आराम से बैठकर कॉफी पी रहा था। उसने ग्रे कलर का स्वेटर पहना था और वो बेहद ही एलिगेंट लग रहा था। काफी की स्कीम जब उसके चेहरे पर आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो अफवाह सच हो। अमित और प्रेरणा सचमुच एक बड़े ही अच्छे रिलेशनशिप में थे। कुछ दिन के लिए ही वैसे तो अमित बाहर गया था, पर तब भी उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा की खातिर इतनी जल्दी वापस लौट आया। आरोही को बड़े अच्छे से याद था कि जिस जगह हो गया था वहां से वापस आने में मैं फ्लाइट भी 2 घंटे लगते हैं। गुड मॉर्निंग अमित सर। इतना कहते ही आरोही अपने हाथ में मौजूद बात को कैबिनेट में रख देती है। उसे बाग में दरअसल आरव की जैकेट थी जो कि आरोही को कम के बाद वापस भिवानी थी। ये सब के बाद आरोही झाड़ू उठकर ऊपर साफ सफाई करने चली जाती है। सको, आरोही की चुप्पी देख अमित उससे कहता है, टाइम क्या हुआ है जरा देखना, तुम सुबह का नाश्ता बनाने नहीं आई क्या? इस तरीके से तुम प्रेरणा की असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी? मेरी सुबह क्लासेस थी, मैंने पहले से ही प्रेरणा मैम से यह बात बता दी थी कल, आरोही जवाब देती है। अमित 1 मिनट के लिए उसे घूरता है और फिर कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेरणा तुम्हारे साथ ज्यादा ही लीनियंटली पेश आने लगी है अब। आरोही यह सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि असलियत तो उसे पता थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो पूछता है। अमित, एक इंसान में थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। तुम मुझे बस एक 8,800 देते हो सैलरी के नाम पर, और उन पैसों में तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ के एक्सपेंस उठाऊं। ऊपर से 2 साल पहले तुमने फिल्म सिटी में हर किसी को ये कह दिया कि कोई मुझे काम नहीं देगा। आपको मैंने अपना नाम बदलकर काम करने की कोशिश भी कर ली, पर फिर भी तुम मुझे नहीं बॉक्स रहे। तुम तो ये तक नहीं चाहते कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो, कि तुम मुझे बस एक उसे ऑनलाइन सीरीज और मेरे पापा के चक्कर में हमेशा डरती धमकाते रहोगे। शायद मुझे तुम्हें याद करवा देना चाहिए कि इतनी दूर मत जाओ। अगर मुझे आगे चलकर कभी भी लगा कि यह सब तब मेरे बस का नहीं रहा है, पर बिना कुछ सोचे समझे सब खत्म कर दूंगी। भाड़ में गई फिर वो सीरीज। अगर इस सब के चलते मुझे मेरे पापा के चलते सारी उम्र भी बदनामी उठानी पड़े तो भी मैं उठाने को तैयार हूँ। ये सब मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं कैसे अपनी जिंदगी की रही हूँ, वो खुद ही मुझे कहेंगे कि ऐसे मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करें। खुद को कहीं का राजा मत समझो तुम। जब तुम्हारे पास मुझे डराने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो तुम्हारा वो चाकू भी नहीं, तब क्या करोगे तुम? आरोही अमित से कहती है। ये सब सुनकर अमित अपने हाथ में पड़े कॉपी के मन को बेहद टाइटली पकड़ लेता है। आरोही की आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखकर अमित काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसे आरोही की इमेज अमित के सामने हमेशा से ही बस प्यारी आंखों वाली सुंदर और सुशील लड़की की थी, जो कि कभी किसी का बुरा जाना तो दूर पूरा सोच भी नहीं सकती। अमित को लगता था कि इस सबके हो जाने के बाद भी चाहे आरोही अब उससे नफरत क्यों नहीं करती, पर कहीं ना कहीं वह प्यार अभी भी जिंदा है। आज तकरीबन 2 साल बाद उसने आरोही का एक नया ही रूप देख पहले से बेहद ज्यादा कॉन्फिडेंट आरोही अब इतनी लायक थी कि वह अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सके, और चाहता था कि आरोही हमेशा बस उसके आसपास रहे। पर अब उसे लगने लगा था कि अगर वह ज्यादा कुछ बोलेगा तो शायद आरोही काम छोड़कर ही ना चली जाए। वो वहां खड़ा होकर सोच ही रहा होता है कि आरोही झाड़ू लेकर ऊपर चली जाती है। प्रेरणा आरोही के वहां जाने से पहले मेकअप कर रही होती है। जब आरोही चुपचाप से कमरे में चली जाती है, वहां पहुंचकर वो आराम से अपने काम में जुट जाती है और सफाई करने लगती है। ये सब साफ करो इससे, प्रेरणा गुस्से में आकर आरोही से कहने लगती है। ये सब के बारे में सोचकर आरोही को अमित और प्रेरणा पर बड़ी घिन आनी शुरू हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि उसे अगर अमित से कभी किसी जमाने में प्यार हुआ तो हुआ कैसे था। बहुत एक्सपीरियंस था। लकी हो तुम, अमित जैसा लड़का तुम्हारी लाइफ में है। आरोही सार्कास्टिकली प्रेरणा से कहती है। जलो मत हरीश करो, प्रेरणा उसे जवाब देती है। साथ ही यह कहती है, अब मुझे समझ आया है कि तुम्हारी जिंदगी में अमित के बाद कोई और लड़का क्यों नहीं आया। जैसा वो बन चुका है, मुझे तो लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपने उसको मेरी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। आरोही यह कहकर जल्दी सपना सफाई का काम खत्म करती है और वापस नीचे जाने लगती है। नीचे जाते जाते न जाने क्यों उसके दिमाग में आता है कि क्या वो अब भी अब के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसी की तरह बेशर्म बन चुकी है। अभी वो अपने ख्यालों से जूझी रही होती है कि जब वो नीचे पहुंचती है उसे दिखता है कि मैं गेट के पास अमित अपने हाथ में कोई जैकेट लिए खड़ा है। ये देखकर आरोही गुस्से से लाल हो जाती है और अमित पर चिल्लाने लगती है,
मेरे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? ये तो एक मेल जैकेट है और वह भी ब्रांडेड, पता भी है कि कितनी महंगी होती है। कैसा लड़का पता है भाई तुमने, या फिर किसी को इस जैकेट से इम्प्रेस करने का इरादा है आज? अमित कहता है। पागल हो चुके हो तुम, वापस करो मुझे। यह आरोही जैकेट तक पहुंचाने की कोशिश करती है, और अगर कोई लड़का होगा भी तो मेरी जिंदगी में, तो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सुनकर अमित बहुत गुस्सा हो जाता है। आरोही एक समय पर इतना प्यार किया करती थी उससे, वह सपने में भी आरोही को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता था। अभी भी आरोही को खोने से डरता था वो, पर ये सब बातें वह आरोही को बताना नहीं चाहता था, और इसलिए उसने प्रेरणा का इस्तेमाल कर आरोही को अपने आसपास रखा था। एक तरफ तो वह चाहता था कि आरोही सफर करे, और दूसरी तरफ वह उसे प्रेरणा के साथ रहकर जुलूस भी फुल करवाना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक बस यही एक तरीका था आरोही को वापस पाने का। वह मानता था कि वह अब पागल हो चुका था, पर उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा था आरोही के प्यार में पड़ने के बाद। अब जब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी में कोई और आदमी हो सकता है, वो बस कुछ ना कुछ करके उसे आदमी को मार देना चाहता था। हाँ, मुझे जरूर कोई लेना देना नहीं होगा, पर मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। अमित आरोही से बात करते करते टेबल पर पड़ी कैंची उठना है और जैकेट बीच में से फाड़ देता है। ये देखकर आरोही बेहद परेशान और गुस्सा हो जाती है। तुम्हें पता भी है कि यह जैकेट कितने महंगी थी और मुझे ये किसी को वापस करनी थी। क्या तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं? कैसे लौट आऊंगी मैं अब ये? अमित यह सुनकर अपनी जेब से एटीएम कार्ड निकलता है और टेबल पर पैक कर कहता है, जितने भी पैसे हैं जो, और जाकर उसे आदमी के मुंह पर मारो। तुम्हारे पैसे किसी को नहीं चाहिए। आरोही और गुस्से में आ जाती है। बात भी ठीक है, आखिर आरव को अमित के पैसे क्यों नहीं चाहिए होंगे? नहीं, ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ, उसके पास किस बात की कमी है उसे? पर आरोही को बस इस बात से डर था कि आप आरव आरोही पर गुस्सा करेगा। होने दो उससे गुस्सा, फिर किसी के बाप से भी नहीं डरती। में आरोही मन ही मन सोचने लगती है, मेरे पैसों के बिना तुम उसे जैकेट वाले पैसे कैसे लौट आओगी? अमित कहता है। अब तक उसे इतना यकीन हो चुका था कि उस जैकेट वाले आदमी को उसके पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर उसे डर था कि कहीं वो जैकेट के बहाने के नजदीक आने की कोशिश ना करे। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ये कहकर आरोही वहां से चली जाती है। फटे हुए जैकेट और अपने कार्ड को देखकर अमित मन ही मन सोचने लगता है कि क्या वो आरोही को अब सच में ज्यादा परेशान करने लगा था? क्या सच में आरोही की जिंदगी में कोई और इंसान था? दोपहर में एक बार फिर आरोही प्रेरणा के साथ फिल्म सेट पर जाती है। इस बार उसके साथ अमित भी था। प्रेरणा और अमित और हर समय न जाने कितने ही लोगों से वहां घिरे रहते थे। तभी आरोही आरव के सेक्रेटरी को मैसेज करती है और मदद मांगती है, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। दरअसल मुझे से आरव सर की जैकेट फट गई है, आप ही बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ये सब पढ़कर जैसे ही वह अपने बॉस के केबिन का दरवाजा जाता है, वह देखता है कि आरव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा राशिफल की किताब पढ़ रहा था। उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। सर, मुझे भी आरोही का मैसेज आया, उसे आपकी जैकेट फट गई है और वह मुझसे पूछ रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तुमसे क्यों पूछा उसने? क्या तुम मुझसे ज्यादा क्लोज हो? आरव जेलर के मारे उससे पूछता है। आरव का सेक्रेटरी भी यह बात सुनकर हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उसे शायद इस बात का डर था कि आप गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए ही उसने मुझसे पूछा। पर आपकी जैकेट तो इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, ऐसे कैसे फट सकती है? वह मुझे लगता है कि उसने जानकर खड़ी होगी। उसकी बात सुनकर आरव अपनी किताब नीचे रख देता है। तुम्हारी बात में दम तो है, पर उसने ऐसा किया क्यों होगा? आखिर तुम्हें क्या लगता है तारानकन, क्या आरव आरोही से नाराज होगा? नीचे जाते जाते न जाने क्यों उसके दिमाग में आता है कि क्या वो अब भी आपके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसी की तरह बेशर्म बन चुकी है। अभी वो अपने ख्यालों से जूझी रही होती है कि जब वह नीचे पहुंचती है, उसे दिखता है कि मैं गेट के पास अमित अपने हाथ में कोई जैकेट लिए खड़ा है। ये देखकर आरोही गुस्से से लाल हो जाती है और अमित पर चिल्लाने लगती है, मेरे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? ये तो एक मेल जैकेट है और वह भी ब्रांडेड, पता भी है कि कितनी महंगी होती है। कैसा लड़का पता है भाई तुमने, या फिर किसी को इस जैकेट से इम्प्रेस करने का इरादा है आज? अमित कहता है। पागल हो चुके हो तुम, वापस करो मुझे। यह आरोही जैकेट तक पहुंचाने की कोशिश करती है, और अगर कोई लड़का होगा भी तो मेरी जिंदगी में, तो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सुनकर अमित बहुत गुस्सा हो जाता है। आरोही एक समय पर इतना प्यार किया करती थी उससे, वह सपने में भी आरोही को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता था। अभी भी आरोही को खोने से डरता था वो, पर ये सब बातें वह आरोही को बताना नहीं चाहता था,
और इसलिए उसने प्रेरणा का इस्तेमाल कर आरोही को अपने आसपास रखा था। एक तरफ तो वह चाहता था कि आरोही सफर करे और दूसरी तरफ वह उसे प्रेरणा के साथ रहकर जुलूस भी फुल करवाना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक बस यही एक तरीका था आरोही को वापस पाने का। वह मानता था कि वह अब पागल हो चुका था, पर उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा था आरोही के प्यार में पड़ने के बाद। अब जब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी में कोई और आदमी हो सकता है, वो बस कुछ ना कुछ करके उसे आदमी को मार देना चाहता था। हाँ, मुझे जरूर कोई लेना देना नहीं होगा, पर मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। अमित आरोही से बात करते करते टेबल पर पड़ी कैंची उठना है और जैकेट बीच में से फाड़ देता है। ये देखकर आरोही बेहद परेशान और गुस्सा हो जाती है। तुम्हें पता भी है कि यह जैकेट कितने महंगी थी और मुझे ये किसी को वापस करनी थी। क्या तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं? कैसे लौट आऊंगी मैं अब ये? अमित यह सुनकर अपनी जेब से एटीएम कार्ड निकलता है और टेबल पर पैक कर कहता है, जितने भी पैसे हैं जो, और जाकर उसे आदमी के मुंह पर मारो। तुम्हारे पैसे किसी को नहीं चाहिए। आरोही और गुस्से में आ जाती है। बात भी ठीक है, आखिर आरव को अमित के पैसे क्यों नहीं चाहिए होंगे? नहीं, ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ, उसके पास किस बात की कमी है उसे? पर आरोही को बस इस बात से डर था कि आप आरव आरोही पर गुस्सा करेगा। होने दो उससे गुस्सा, फिर किसी के बाप से भी नहीं डरती। में आरोही मन ही मन सोचने लगती है, मेरे पैसों के बिना तुम उसे जैकेट वाले पैसे कैसे लौट आओगी? अमित कहता है। अब तक उसे इतना यकीन हो चुका था कि उस जैकेट वाले आदमी को उसके पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर उसे डर था कि कहीं वो जैकेट के बहाने के नजदीक आने की कोशिश ना करे। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ये कहकर आरोही वहां से चली जाती है। फटे हुए जैकेट और अपने कार्ड को देखकर अमित मन ही मन सोचने लगता है कि क्या वो आरोही को अब सच में ज्यादा परेशान करने लगा था? क्या सच में आरोही की जिंदगी में कोई और इंसान था? दोपहर में एक बार फिर आरोही प्रेरणा के साथ फिल्म सेट पर जाती है। इस बार उसके साथ अमित भी था। प्रेरणा और अमित और हर समय न जाने कितने ही लोगों से वहां घिरे रहते थे। तभी आरोही आरव के सेक्रेटरी को मैसेज करती है और मदद मांगती है, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। दरअसल मुझे से आरव सर की जैकेट फट गई है, आप ही बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ये सब पढ़कर जैसे ही वह अपने बॉस के केबिन का दरवाजा जाता है, वह देखता है कि आरव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा राशिफल की किताब पढ़ रहा था। उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। सर, मुझे भी आरोही का मैसेज आया, उसे आपकी जैकेट फट गई है और वह मुझसे पूछ रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तुमसे क्यों पूछा उसने? क्या तुम मुझसे ज्यादा क्लोज हो? आरव जेलर के मारे उससे पूछता है। आरव का सेक्रेटरी भी यह बात सुनकर हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उसे शायद इस बात का डर था कि आप गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए ही उसने मुझसे पूछा। पर आपकी जैकेट तो इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, ऐसे कैसे फट सकती है? वह मुझे लगता है कि उसने जानकर खड़ी होगी। उसकी बात सुनकर आरव अपनी किताब नीचे रख देता है। तुम्हारी बात में दम तो है, पर उसने ऐसा किया क्यों होगा? आखिर तुम्हें क्या लगता है? तारानकन, क्या आरव आरोही से नाराज होगा? तारानकन, अब अमित क्या करेगा? क्या वह आरोही को आरव से दूर रख पाएगा? अपने सेक्रेटरी की बात सुनकर आरव कहता, तुम्हारी बात में दम तो है, पर उसने ऐसा किया क्यों होगा? आखिर तुम्हें क्या लगता है? वो तो मुझे भी नहीं पता, वो जवाब देता है। आरव अपना सिर खुजाते हुए कहता है, शायद उसको मेरी जैकेट का प्राइस पता चल गया हो और उसने जैकेट के बदले अपने आप को मेरे हवाले करने के चक्कर में ये सब किया हो। उसके सेक्रेटरी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ये लड़की तो दिन पर दिन बहुत दिलचस्प होते जा रही है। मुझे नंबर दो उसका, आरव कहता है। नंबर देने के बाद वह आरव को घूरने लगता है। अब अपनी कुर्सी दूसरी ओर घूमता है और आरोही को फोन मिलता है। उसके फोन उठाते ही आवाज सुनकर आरव के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरोही की आवाज फोन पर इतनी ज्यादा प्यारी लग सकती थी। जी कौन? वो पूछती है। आरव अपना नाम बात कर वह कहता है, मैंने अभी अभी अपने सेक्रेटरी से सुना कि तुमने मेरी जैकेट फाड़ दी है। ऐसा कर भी कैसे सकती हो तुम? तुम्हें पता भी है कि वह कितनी महंगी थी जैकेट। अगर तुम खुद को भी मुझे बेच दोगी ना तो भी भरपाई नहीं कर पाओगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। क्या मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसे लौटा सकती हूँ? आरोही पूछता है। क्या तुम भूल चुकी होगी? कल मुझे जैकेट किसी भी हाल में चाहिए। हम ऐसा करते हैं, तुम आज रात को मेरे साथ शॉपिंग पर चलो और मुझे न्यू जैकेट दिलवा दो। आरोही को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसे उसकी दोनों किडनी मांग ली हो। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, वो धीमी आवाज में कहती है। कोई बात नहीं, जितने हैं मैं उतने में ही मैं कुछ ले लूंगा, बाकी तुम थोड़ा थोड़ा करके मुझे लौटा देना जब भी तुम्हारे पास होंगे। आरव अपना दिल बड़ा दिखाते हुए कहता है।
ये सुनकर आरोही बहुत हैरान परेशान हो जाती है। उसे लगा था कि वह आरव को ऐसे जैकेट दिलवा देगी तो बचे हुए पैसों से तो वह आरोही से नहीं लगा, पर वह गलत थी। उसे ये सब सोकर रिग्रेट होने लगता है कि काश उसने अमित से ही पैसे ले लिए होते। चलो फिर मैं बात पक्की समझो, 6 बजे मिलते हैं फिर, आरव कहता है। मैं कहीं बाहर हूं तो हो सकता है 6 बजे तक वापस न आ पाओ, आरोही ने जवाब दिया। अच्छा तो तुम वहां क्या काम करती हो? वहां किसी होटल में वेट्रेस वगैरह हो क्या तुम? उसे तरफ बहुत होटल है ना, आरव पूछता है। जी नहीं, यहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही है तो मैं क्रू मेंबर्स के लिए सारे और जॉब्स वगैरह कर रही हूँ। आरोही यह नहीं चाहती थी कि उसके लाइफ के बारे में अब को कुछ खास जानकारी मिले। वो नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि उसके अमित और प्रेरणा के बीच क्या हुआ था। उसे डर था अगर कहीं उसे इस बात की भनक भी लग गई थी वो किसकी बेटी है तो बाकियों की तरह वह भी उससे मुंह मोड़ लगा। आरव ये सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा काम कैसे कर सकती है? गलत बात है ये तो बहुत। जहां तुम हो मैं अपना काम खत्म करके तुम्हें पिक करने वहीं आ जाऊंगा, वो कहता है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आरोही कहती है। ITS डील, आरव कहता है। आरोही का फोन काटने के बाद कुछ समय तक ऐसे ही बैठकर सोचता है, फिर वह राहुल को अपनी केबिन में बुलाता है और कहता है, तुम जाओ और 2 घंटे के अंदर मेरी स्पोर्ट्स कार यहां ले आओ। तुम्हें इस समय अपनी स्पोर्ट्स कार से क्या काम है? राहुल हैरान होकर पूछता है। वो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है और तुम्हें मुझसे गाड़ियां मंगनी कम कर देनी चाहिए, मुझे खुद भी उनकी जरूरत होती है, आरव जवाब देता है। गर्लफ्रेंड ये सब कब हुआ? वो हैरान होकर पूछता है। आरव उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आरव का सेक्रेटरी जो वहां खड़ा था खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सर मुझे वैसे नहीं लगता कि आरोही जी ने अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ करी है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो मन ही जाएगी। तुम जाओ और जाकर इस शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दो। फिल्म सेट पर बैठी तनुजा बस बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसने कुछ गलत तो नहीं, बस वहां उसे लेने ही वाला था, कहीं कुछ उसने गलत तो नहीं सुन लिया था। नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता। ये गलत है, मुझे आरव को यहाँ नहीं आने देना चाहिए। देख क्या रही हो तुम? तुम्हें नहीं दिख रहा कि प्रेरणा रेस्ट कर रही है? जो जाकर प्रेरणा के लिए पानी लेकर आओ। अमित जो दूर खड़ा कब से आरोही को फोन की तरफ देखते हुए देख रहा था चिल्लाकर कहता है। उसे लग रहा था कि शायद आरोही उसी जैकेट वाले लड़के से कब से चैटिंग कर रही थी। जी ठीक है, आरोही वापस अपने ख्यालों से आती है और बैग से पानी का बोतल निकालकर प्रेरणा को दे देती है। अमित ऐसे गुस्सा मत करो और सुनो, अब हम यहाँ आए हुए हैं तो वापसी में कुछ खाते हुए चले बाजार से, प्रेरणा अमित से कहती है। चलिए, आप दोनों डिनर के लिए जा रही है तो शूटिंग खत्म होते ही मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी, आरोही बिना कुछ सोचे समझे रहती है। ये सब सुनकर अमित के तो जैसे होश ही उड़ गए। प्रेरणा ने बात संभालने के लिए कहा, चली जाऊंगी? तुम कहीं नहीं जा रही है, तुम्हें तो यहाँ रुक कर मेरे लिए खाना लाना है, और वैसे भी यह जगह शहर से कितनी दूर है, हमारे बिना तुम यहाँ से कैसे जाओगी भी? मैं किसी को बुला लूंगी मुझे ले जाने के लिए, वो जवाब देती है। काम की तरफ ध्यान नहीं है तुम्हारा? सुबह भी आज तुम लेट आई थी और अभी भी तुम्हें जल्दी जाना है, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई काम, प्रेरणा गुस्से में रहती है। आरोही यह सब सुनकर परेशान हो जाती है। वो लड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए कहती है, अच्छा ठीक है, क्या मैं छुट्टी मांग सकती हूँ? आप दोनों डिनर डेट पर जा रहे हैं तो मैं कबाब में हड्डी बना नहीं चाहती, खाना तो अमित तुम भी खिला सकते हो अपनी प्रेमिका को। मैं ये सब काम नहीं करता, अगर मुझे ही करना था ये सब तो तुम्हें किस बात की तनख्वाह दे रहा हूं मैं? अच्छा फिर तो जब तुम दोनों रात को सोते हो तभी मुझे ही बुला लिया करो, आरोही हंसते हंसते कहती है। एक लड़की होकर ये सब बातें आंखों का सकती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अमित चिढ़कर कहता है। बस अब बहस करना बंद करो, अमित जाने दो तुम आरोही को, पर आरोही कल सुबह जल्दी आना होगा और हमारे लिए नाश्ता बनाना होगा, प्रेरणा कहती है। जी, आरोही भी एडिटेड होकर जवाब देती है। अगर उसकी वो ऑनलाइन सीरीज की बात ना होती तो अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी भी प्रेरणा और अमित का चेहरा देखना पसंद ना करती। शाम की तकरीबन 5 बजे थे, प्रेरणा की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और आरोही भी अपना सारा सामान समेटने में लगी थी। तभी अमित एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और कहता है, मुझे अभी किसी मीटिंग के लिए जाना होगा, आज का डिनर प्लान कैंसिल करते हैं, हमें वापस शहर की तरफ निकालना चाहिए। ये सब सुनकर 1 मिनट के लिए प्रेरणा की स्माइल कहीं गायब सी हो चुकी थी, पर फिर भी जबरदस्ती वो नॉर्मल रहने की कोशिश करने लगती है। हम साथ ही चलेंगे, तुम किसी को बुलाओ मत, अमित आरोही से कहाँ लगता है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी टैक्सी किसी भी वक्त बस आते ही होगी,
ये कहकर आरोही वहां से फटाफट चली जाती है। वो अब एक और सेकंड के लिए भी उन दोनों के साथ रुकना नहीं चाहती थी। आरोही वहां से निकल ही रही होती है कि उसे बड़ी जोर से कोई आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो मुड़कर देखती है, अमित ने जोर से अपनी कुंडली होती है और वो बेहद ही गुस्से में वहां खड़ा होता है। अभी किसी के ऊपर ज्वालामुखी की तरह फटेगा। आरोही को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसे याद आता है कि कैसे अमित एक बहुत ही शांत स्वभाव कैसा इंसान था जिससे कभी गुस्सा तक नहीं आता था, और अब तो उसे ऐसा लग रहा था जरा सा कुछ रहेगी और न जाने अमित उसे क्या ही कर देगा। ऐसी सिचुएशन में तो उसे आरव अमित से लाख गुना बेहतर लगने लगा था। अमित आरोही को जाते हुए घूर रहा था। उसका गुस्सा मानो आरोही के बढ़ते कदम के साथ बढ़ रहा हो। पहले आरोही हर समय अमित के साथ हुआ करती थी, वो हर जगह बस जाना चाहती थी, पर अब तो जैसे अमित से दूर जाने के बहाने ढूंढने लगी हो। किया अब वो अमित से प्यार नहीं करती थी। अमित, प्रेरणा अमित के कंधे में हाथ रखकर जेलोस होकर कहती है, दफा हो जाओ यहां से। अमित गुस्से में उसके हाथों को अपने कंधों से पटक देता है और एक बार बिना पीछे देख वहां से चला जाता है। अभी आरोही को फिल्म सेट से निकले कुछ ही समय हुआ था कि उसे आरव का फोन आता है। फिल्म सेट कहाँ है तुम्हारा? मैं तुम्हारे बताए हुए एरिया में पहुंच चुका हूं, वो कहता है। आप सड़क के किनारे बरकत के पेड़ के नीचे वेट कीजिए, मैं ठीक 2 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। आप एड्रेस ढूंढने का कष्ट ना करें और आराम से वहीं रुके, आरोही फोन पर कहती है। ये सुनकर आरव परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे फिल्म के सर पर आऊं। मुझे डर है कि मेरे फिल्म सेट के लोग तुम्हें कहीं मेरा बॉयफ्रेंड ना समझ ले। पावरफुल इंसान, ऊपर से सर आप वैसे भी इतने फेमस और पावरफुल इंसान हैं, अगर आप वहां आएंगे तो जरूर एक अजीब सी चहल पहल जाएगी जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि वहां का डायरेक्टर भी आकर आपसे मिलने वगैरह लगे और इस वजह से शूटिंग भी इफेक्ट हो जाएगी जो इस फिल्म की सक्सेस के लिए भी हानिकारक होगा। आरोही जवाब में अपनी सफाई देते हुए कहती है, अच्छा तुम्हारी बात में दम तो है। ये कहकर आरव मन सोचने लगता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं था कि अगर मुझे फिल्म सेट पर मुझे इसे लेने जाना है तो उससे पहले मुझे ये बात माननी होगी कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये कभी सीधे सीधे कुछ कहती ही नहीं है, हमेशा इसकी बातों कुछ अलग ही मतलब होता है। अगर मैं इतना स्मार्ट ना होता तो तब तो मैं इसकी कई बातें कभी समझ ही नहीं पाता। इस बात में कोई शक नहीं कि मेरी माँ भी हमेशा ऐसा ही कहती थी कि कोई भी लड़की कभी 100% सही बात नहीं बताती, हमेशा उसकी बातों में कोई ना कोई छुपी हुई बात होती है। पूरी बात बता देगी तो उसमें क्या ही मजा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा वही वेट करूंगा, आरव कहता है। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद आरोही को एक बड़ी ही महंगी और स्टाइलिश गाड़ी सड़क की दूसरी ओर खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो पास जाकर देखते हैं उसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसमें से आरव की हैंडसम शक्ल दिखाई देती है। उसने ब्राउन कलर के चश्मे पहने थे और एक बेहद ही सुंदर से सूट में वह आरोही का इंतजार कर रहा था। आरोही उसे देखकर हैरान रह जाती है और डरते डरते कहती है, आरव सर। आरव मुस्कुराते हुए उसे कहता है, मुझे पता है कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, प्लीज मुझे घूरना बंद करो। ये सुनकर आरोही बस वहां से भाग जाना चाहती थी। यह इंसान कभी भी खुद की तारीफ करते नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैंने आपको पहली बार सनग्लासेस मैंने देखा है, आप बहुत ही रेडियंट लग रहे हैं, आरोही कहती है। आरव उसे जवाब में कहता है, कामिनी ने मेरे कपड़े निकले थे, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बता दूं कि उसकी चॉइस अच्छी नहीं है? अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत भूख लगी है, आरव कहता है। आरव आरोही को जवाब में कहता है, कामिनी ने मेरे कपड़े निकले थे, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बता दूं कि उसकी चॉइस अच्छी नहीं है? अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है, ये बोलकर आरोही गाड़ी में बैठ जाती है। आरव की पहले की केयरटेकर होने की लग रहा था कि वो गाड़ी उसके लिए बहुत ही लग्जरियस थी। देखा तो तुम्हारी तरफ ऐसे पसीने से भरी पड़ी हो, तुम मेरे साथ डेट पर आए हो, तो मेरे साथ डेट पर आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही कैजुअल बिहेव कर रही हो? आरव आरोही की तरफ देखा है और उसे कुछ टिश्यूज देता है। आरोही उसे टिश्यूज पढ़ती है और घबराते हुए कहती है, डेट? ये तो बस एक बात करने का तरीका है, सीधी भाषा में तो हम बस मिल रहे हैं। आरव ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो दोनों एक डेट पर आए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आरोही इस बात पर प्राउड फील करे। कपड़े तो देखो अपने, कितने समय से तुमने पहने हुए हैं, आरव आरोही से कहता है। आरोही मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी तो मैं सुंदर हूं कि अगर मैं फटे हुए कपड़ों में भी रेड कारपेट पर चली जाऊं तब भी लोग मेरे पीछे आएंगे।
ये सुनकर आरव हैरान रह जाता है और कहता है, तुम्हें कोई शर्म बची भी है या नहीं, किया बोले जा रही हो तुम। आरोही उसकी तरफ देखती है और जवाब देती है, आपसे ही सीखा है मैंने ये सब। मुझे लगता है कि आप हमेशा ऐसे अपनी खुद की बढ़िया क्यों करती नहीं थकते। तुम खुद को मुझे कैसे कंपेयर कर सकती हो, मैं तो जब से छोटा था तब से परफेक्ट रहा हूं और तुम तो हमेशा से ही इन परफेक्शन में रही हो। आरव गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है। आरोही यह सब सुनकर चुप हो जाती है। इतनी कॉन्फिडेंट होते हुए भी वो खुद को डिफेंड करना जरूरी नहीं समझती। अगर सच में अब आरोही को उसकी कमियां बताने लग गया तो वह इतनी आराम से गाड़ी में बैठ तक नहीं पाती। इतना गुस्सा था उसे, पर फिर भी इतना सब कुछ सुनकर भी वह आराम से उसके साथ शहर तक पहुंच जाती है। जैसे ही अमित वहां पहुंचता है, आरव की गाड़ी वहां से निकल चुकी होती है। फिर भी हड़बड़ाहट में वो अपने फोन से उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है। उसने आरोही को उसे गाड़ी में बैठते हुए देखा था, मतलब जो कुछ भी उसने टैक्सी वगैरह के बारे में बोला था वो सब झूठ था। अमित ने बहुत ही उदास होकर आरोही को उसे गाड़ी में बैठकर आरव के साथ जाते हुए देखा था। उसे हमेशा से ही इस बात का एहसास था कि आरोही एक बेहद ही सुंदर और काबिल लड़की है। उसे याद था कि पहले भी कैसे उसके पीछे हमेशा लड़कों की लाइन लगी रहती थी। उसने पहले भी उसके पिताजी के बारे में जानबूझकर झूठी खबरें फैलाई थी, क्योंकि वह चाहता था कि आरोही की इमेज खराब हो जाए। उसे डबिंग करियर में भी न जाने कितने डायरेक्टर्स को मना कर दिया था कि वो उसे हायर ना करें। उसके मुताबिक ये सब इकलौता तरीका था आरोही को अपने करीब रखने का और उसके आशिकों को उससे दूर रखने का। उसने कभी नहीं सोचा था कि सबके चलते वो खुद को ही उससे दूर कर लेगी। 2 साल और वो उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। जैसे ही उसे पता चला कि वो फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने उसे कॉलेज में आई है, तब से उसने उसके बारे में सब खबर रखना शुरू कर दी थी। उसे तब इस बात का एहसास होने लगा था कि चाहे वो उससे दूर है पर सब कुछ सही चल रहा है। पर अब जो कुछ भी हो रहा था उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि वो उसे खो चुका था। पहले वो जैकेट वाला सीन और फिर अब आरव के साथ झूठ बोलकर उसकी गाड़ी में बैठकर आरोही का जाना, इन सब चीजों से वो बेहद परेशान हो चुका था। अमित को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि आरोही किसी और के साथ ऐसे कभी हो सकती थी। उसका दिल मानो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो जल्दी से अपनी खींची हुई फोटो को अपनी एक दोस्त को भेजता है और कहता है, यार प्लीज तुम इस गाड़ी के ओनर का बैकग्राउंड चेक करवाने में मेरी मदद कर सकते हो। 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो। उसका दोस्त कहता है, बोलो क्या पता करवाना है तुम्हें। अमित को समझ आ चुका था कि उसका दोस्त कुछ तो जानता है। क्या पता है तुम्हें, वो उससे पूछता है। मुझे इस गाड़ी की अच्छे से पहचान है। यह इतनी देर और इतनी महंगी गाड़ी है कि पूरे देश में बस 3 ही लोगों के पास है यह, और उसमें से जिस शहर में तुम हो वहां तो बस एक ही है और किसी आरव मल्होत्रा के नाम से यह आदमी पर रजिस्टर्ड है। क्या तुम शेर हो? एक बार फिर चेक कर लो। अमित हैरान होकर कहता है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो जवाब देता है। ये सुनकर मानो अमित बिल्कुल ही हक्का बक्का हो गया था। आरोही कैसे उसे आदमी को जानती थी? वह तो एक बहुत ही पावरफुल और अमीर इंसान था। ये सब सोकर अमित जैसे और भी ज्यादा जेलस फील करने लगता है। क्या पता उसे भी कहीं आरोही पसंद हो तो। पर आरव तो कभी खुद गाड़ी चलाता ही नहीं है, उसका दोस्त राहुल ही हमेशा उसे हर जगह ले जाता है। अमित का दोस्त उसे बताता है। क्या पता उसे भी कहीं आरोही पसंद हो तो। पर आरव तो कभी खुद गाड़ी चलाता ही नहीं है, उसका दोस्त राहुल ही हमेशा उसे हर जगह ले जाता है। अमित का दोस्त उसे बताता है, मैं राहुल को जानता हूँ, इम्पैक्ट उससे मिला भी हूँ इस साल की दिल की सिलसिले में, और तो और हमेशा वही आरव को लेकर जाता है जहां भी उसे जाना होता है। उसके पास 3 से 4 सिद्धांत कार भी है। दिन में हमेशा आरव के ड्राइवर ही उसे हर जगह लेकर जाते हैं, क्योंकि आरव की स्पोर्ट्स कार अक्सर वैसे भी राहुल के पास ही रहती है, अक्सर राहुल ही चलाया करता है। अमित मन ही मन सोचने लगता है कि इतना अमीर आदमी है, मुझे पता है इसके पास बहुत सारी सिद्धांत कार हैं, जिम यह अक्सर ट्रैवल करता है, फिर अचानक इसे एक स्पोर्ट्स कार खरीदने की क्या ही जरूरत पड़ गई होगी। उसकी माँ ने उसे गिफ्ट में दी थी यह गाड़ी, और वैसे भी आरव और राहुल बेस्ट फ्रेंड है तो उनके लिए नई गाड़ी लेना और शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन में तो न जाने क्या कुछ शेयर किया होगा उन्होंने। ये सुनकर अमित को कुछ राहत मिली। उसे अब लगने लगा था कि वो गाड़ी अब राहुल चल रहा था। अमित राहुल को पहले 2 बार मिल चुका था। उसे पता था कि राहुल भी कम हैंडसम नहीं है, और यहाँ तक कि वह भी बेहद अमीर खानदान से था। अमित किसी भी मुकाबले में राहुल से बेहतर न था। अच्छा चलो मैं समझ गया हूँ, इसके बारे में राहुल को कुछ मत बताना। ये कहकर फोन अमित रख देता है। अमित, ये सब देखा मैंने। तभी उसके पीछे से कोई इसका कंधा थपथपाते हुए कहता है। जैसे भी वो पीछे मुड़कर देखा है तो वहां प्रेरणा खड़ी होती है।
अब क्या चाहिए तुम्हें? अमित चिढ़कर उससे कहता है। वो स्पोर्ट्स कार तो काफी महंगी लग रही थी, मैंने नहीं सोचा था कि आरोही कभी किसी ऐसे आदमी के साथ भी हो सकती है, प्रेरणा गुस्से में कहती है। पर मुझे लगता है कि ये आदमी किसी बेहद ही रिप्यूटेड फैमिली से होगा, और अगर उसे भनक भी हुई कि तनुजा के पिता हमारे वजह से जेल गए थे और हमारे वजह से ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि यह बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल भी। अमित उसकी तरफ देखा है और कहता है, कितनी पूरी हो तुम, तुम्हारे घटिया इतिहास की वजह से आज वो मुझसे दूर है और मुझसे नफरत करती है। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया था, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि पहले कितने लोग थे आरोही के पीछे। अगर वैसे ही रहता ना तो आज आरोही किसी बेहद ही अमीर लड़के से शादी कर चुकी होती और तुम वह खड़े होकर देखते रहते। तुमने वाई स्पोर्ट्स का देखी ना, अभी वह लड़का तुमसे ज्यादा बुरा नहीं होगा, तुमसे बेहतर ही होगा, बल्कि ऐसा आदमी तो आरोही को स्टार भी बन सकता है, वह उसे तुमसे भी आजाद कर सकता है जितना तुम अत्याचार करते हो ना बेचारी पर। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि वह हमेशा के लिए तुम्हारे हाथों से निकल जाए, प्रेरणा कहती है। चुप करो तुम, गुस्से में ऐसा अमित का गला पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, वो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरी मंगेतर है वह। तुमने उसके बाप को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेजकर मार दिया था, प्रेरणा मुस्कुरा कर कहती है। अमित उसे धक्का मार देता है, उसकी आंखें खून की तरह एकदम गुस्से से लाल थी, पर प्रेरणा सही बोल रही थी। जब से अमित ने आरोही पिता को जेल भेजा था और उनकी डेथ के बाद, तब से लेकर वो दोनों दूर भी हुए थे, इतना कि आज आरोही उससे नफरत करती थी। पर वो और कल भी क्या सकता था, आरोही को किसी और के साथ जाते तो नहीं देख सकता था चुपचाप। आरोही पहली बार किसी इतनी महंगी गाड़ी में बैठी थी, इसलिए वो इधर उधर देखे जा रही थी। आरव सर, आज आप क्यों गाड़ी चला रही है? आपका सीक्रेट या ड्राइवर कहाँ है? और स्पोर्ट्स कार तो मैंने पहले कभी नहीं देखी आपके पास, आरोही पूछती है। मैं ज्यादा शो ऑफ करना नहीं चाहता, इसलिए इस गाड़ी को कम ही निकलता हूँ, आरव गाड़ी चलते चलते जवाब देता है। तो आज आप इसे खुद क्यों चला रहे हैं? वो पूछती है। मुझे गलत मत समझो, तुम्हारे लिए तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा, वो जवाब देता। एक बार फिर आरोही को कुछ जवाब दे अरबी। और अब तकरीबन 7 बजे तक शहर पहुंचते हैं, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है और इतने लंबे और इतने बेकार दिन के बाद आरोही थककर बहुत चूर हो गई थी और उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। सर, क्या आपने खाना खाया? वो पूछती है। नहीं, पहले चलकर खाना ही खा लेते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी, वो जवाब देता है। ये सुनकर आरोही के जान में जान आई है, सुकून की सांस लेती है। पहले ही अंधेरा हो चुका था। तकरीबन 10 मिनट बाद आरव अपनी गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर रोकता है। मारवाड़ी का दरवाजा खुलता है और कहता है, नीचे उतर जाओ, हम यही खाना खाएंगे। आरव अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और आरोही को कहता है, नीचे उतर जाओ, हम यही खाना खाएंगे। आरोही जल्दी से उसके पीछे पीछे चलती है और पूछती है, क्या आज हम नूडल्स खाएंगे? क्यों, क्या तुम्हें नूडल्स पसंद नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं किया कि जब लास्ट टाइम हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे इकट्ठे, तो मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाऊंगा, तो यही है वो जगह, आरव जवाब देता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको वो बात अभी तक क्या थी, तनुजा मुस्कुराते हुए खुश होकर जवाब देती है। वो बेकार सी जगह है, इकलौता रीजन है जहां हम पिछली बार गए थे, तो मुझे पूरी बात याद है, अब अंदर जाते जाते कहता है। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आरोही अरब की कही हुई बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है और अंदर जाती है उसके पीछे पीछे। आपने तो कहा था कि यह सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, तो सर खाली क्यों है? हमारे अलावा कोई और नहीं है यहाँ क्यों? मैंने पूरी जगह बुक कर ली है। आरव फेल कर टेबल पर बैठ जाता है और वेटर को अपने खाने का ऑर्डर देने लगता है। ये सब क्या बोल रहे हैं? आपने ये पूरी जगह बुक कर ली, ऐसा क्यों किया आपने? आरोही हैरान होकर पूछता है। आरव बड़ी ही कैजुअल जवाब देता है, तो इसमें क्या ही बड़ी बात है? अपनी पहली डेट कैसे खराब होने दे सकता था, और भी लोगों को बुलाकर? क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और बहुत कम चीज है जिन पर मैं ये सब कुछ खर्च कर सकता हूँ। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। आरोही वहां अभी उसे जगह कंफर्टेबल होने की कोशिश कर ही रही होती है जब उसे एहसास होता है कीबोर्ड रेस्टोरेंट कितना ज्यादा महंगा था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और पूछती है, इस जगह पर ज्यादा ही महंगी नहीं लग रही? महंगी? आरव हंसकर कहता है, यहाँ के सभी सब फॉरेन से अपनी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तुम टेंशन मत लो, तुमने इतना टेस्टी खाना कभी भी नहीं खाया होगा। आरोही परेशान होकर पूछती है, सर पिछली बार जब हम खाना खाने गए थे तो अपने पैसे दिए थे, आई हो कि इस बार आप ये सब मुझे तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो मेरा एहसान चुकाना ही चाहिए, आरव जवाब देता है। मैं इतनी महंगी जगह अफोर्ड नहीं कर सकती, वो कहती है। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, बैठ जाओ, मैं तो तुम्हें परेशान कर रहा था। आरोही सुकून की सांस लेती है और कर अप करने के लिए कहती है, जब मैं ज्यादा कमाने लग जाऊंगी ना, तब मैं आपको फ्रेंड देने यही लेकर आऊंगी, आप फिक्र ना करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कभी किसी भी लड़की से ट्रीट नहीं लेता, आरव मुस्कुराते हुए जवाब देता है। उसने पहले ही यह बात सोची हुई थी कि अगर आरोही को वो जगह पसंद आएगी तो वह अपनी सेक्रेटरी से कहकर वो जगह ही खरीद लेगा। वह सोचा था कि वो उसका नाम बदलकर आरोही के नाम पर ही रख देगा, एक परफेक्ट एंगेजमेंट गिफ्ट की तरह। क्या सही आइडिया था, अब तो पहले से ही सब इमेजिन कर ही चुका था। इस समय आरोही यह सोचकर जूझ रही थी कि वो आरव को पे बैक कैसे करेगी। वो सोचती है कि अब को जो भी जैकेट पसंद आएगी उसे लेने देगी, फिर चाहे उसे अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही क्यों ना खत्म करना पड़ेगी, जो होगा बाद में देखा जाएगा, आरोही मन ही मन सोचने लगती है। 5 मिनट बाद उनका ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। खाना देखते हैं, आरोही के मुंह में पानी आ चुका था क्योंकि उसने टेस्टी दिखने वाला खाना काफी समय बाद देखा था। इतने फैंसी तरीके से सर्व होते खान को देखकर आरोही को अब तक समझ आ चुका था कि वो रेस्टोरेंट इतना महंगा क्यों था। पर वेटर खाना परोसने में ही ना जाने कितना समय लगा देता है, फैंसी हरकतें करते करते। तकरीबन 7-8 मिनट और कंट्रोल करने के बाद इस वेटर को खाना परोसते हुए भूलने के बाद आरोही थक कर कहती है, आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी देर से आप करना ही क्या चाहते हैं, बस भी कीजिए, हमें खाना खाने दीजिए आराम से। हाँ भाई जल्दी करो, हमारे पास यहाँ बैठने के लिए पूरा दिन नहीं है, आरव खाना परोसते हुए वॉटर को गुस्से से कहता है क्योंकि उसे क्लियर दिख रहा होता है कि आरोही इतनी सुंदर से खाने का इंतजार कर रही थी और उसे कितनी ज्यादा भूख भी लगी थी। खाना सर्व होते हुए आरोही बिना आगे पीछे कुछ देख बस खाने पर टूट पड़ती है। उसे इतनी भूख लगी होती है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उसके आसपास कोई और भी बैठा है। वो बस जल्दी से गर्म खाने को फूंक मारकर खाने लगती है। आरोही खाते खाते इतना खो जाती है कि उसे आसपास का होश भी नहीं रहता, वो बिल्कुल मगन होकर अपने मील को एंजॉय करने लगती है। आरोही खाते खाते इतना खो जाती है कि उसे आसपास का होश भी नहीं रहता, वो बिल्कुल मगन होकर अपने मील को एंजॉय करने लगती है। आरोही के पेट में अब सच में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। पूरा दिन उसने इतना काम किया था, दोपहर में भी वो बस अमित और प्रेरणा के साथ ही थी, इसलिए वो ढंग से अपना खाना नहीं खा पी थी। आरव उसे प्यार से बस देखता रहता है। जितना भी समय आरोही अपना खाना खा रही होती है, उसे इतनी शिद्दत से खाना खाते देख आरव जैसे मानो उसमें कहीं खोसा जाता है, जैसे कि उसे पहले भी एक बार लगा था। या तो उसकी भूख आरोही के आसपास होने पर ज्यादा बढ़ जाती है या फिर उसे खाना ही पहले के मुताबिक ज्यादा टेस्टी लगने लगता है। क्या तुम्हें खाना पसंद आया, वो पूछता है। हाँ, बड़े टाइम बाद मैं इतना टेस्टी खाना खाया है, मजा ही आ गया कि बहुत महंगा है, वरना मैं रोज ऐसा खाना खाती, आरोही खुश होकर अपने मुंह का खाना निकलते हुए कहती है। जब से वो एक छोटी बच्ची थी तब से ही उसके पिताजी उससे कह दिया है कि खाना खाते समय इंसान को कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके गले में खाना फंस सकता है और सामने बैठी इंसान को जो आपके साथ खाना खा रहा होता है उसे देखने में भी अच्छा नहीं लगता। आरव आरोही को इतना खुश देख कभी मुस्कुराने लगता है। मैं तो ये पूरा रेस्टोरेंट ही तुम्हारा नाम करवा दूं तुम्हें, पर हाँ तो करो मुझे, वो मन ही मन सोचने लगता है। ये सब सोचते सोचते अपने सेक्रेटरी को मैसेज कर देता है, इस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करके आज ही की आज इसे खरीदने के बाद पक्की कर लो, और साथ ही मुझे ये भी पता करके बताओ कि इस रेस्टोरेंट की चीन में बाकी शहरों में कैसे खोल सकता हूँ। उसका सेक्रेटरी घर बैठे आराम से अपना खाना खा रहा था जब आरव का उसे मैसेज मिला। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ जैसे कांपने से लगते हैं। वो रिप्लाई करता है, सर मुझे तो लगा था कि आप बस एक अच्छी जगह डिनर के लिए गए हैं, आप कैसे रातों रात एक नेशनल लेवल पर रेस्टोरेंट चैन खोलने की बात कर सकते हैं एकदम से। वो खुद सच में अभी बैठकर कोई भी बिजनेस प्लान बनाने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसे यह बात अच्छे से पता थी अगर वो ऐसा कुछ भी करता है तो उसे पूरी रात जागना पड़ेगा। किया अब सर कल तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। आरव उसे रिप्लाई करता है, मेरे जैसा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान कभी भी किसी भी लड़की को इतने ऑर्डिनरी तरीके से डेट नहीं कर सकता, मुझे अपना प्यार प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर ही करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस रेस्टोरेंट की चीन को देखते ही हर किसी के मुंह पर हमारी लव स्टोरी ही हो, सोचो कितना रोमांटिक होगा। उसके सेक्रेटरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अभी तक तो उसने आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ भी नहीं कहा है, आप लव स्टोरी तक के सपने कैसे देख सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता आपका तो। आरव को अपने फोन में लगे देख आरोही उससे कहती है,
सर क्या आप खाना नहीं खाएंगे? ठंडा होकर ही खाना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा खाना खाने के बाद आरव कहता है, कल तुमने मुझसे मेरी राशि पूछी थी ना? दरअसल मैं सिंह राशि से हूँ। हाँ सच में आप कभी कभी बिल्कुल सिंह राशि के लोगों जैसा ही बर्ताव करती है, आरोही कहती है। तुम्हारी राशि कौन सी है? आरव पूछता है। मकर, आरोही जवाब देती है। राशियों की बात फिर वो अपना हाथ हिलाकर कहती है, बस अब बहुत ही राशियों की बातें, आप मुझे ये बताइए कि आप शॉपिंग के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमें ग्लोबल मॉल जाना चाहिए, एक तो वह जगह पास भी है और वहाँ नाजायज वाले कपड़े भी नहीं होते फालतू। ये सुनकर अराव थोड़ा परेशान सा हो जाता है। अगर वो लोग राशियों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, उसने अभी तक कितना समय राशियों के बारे में पढ़ने में क्यों नहीं पेस्ट किया था? अपना खाना खत्म करते ही वो दोनों ग्लोबल मॉल चले जाते हैं। उस मॉल में काफी सारे अच्छे ब्रांड थे जहां से आरव जैकेट ले सकता था अपने लिए, और वह भी आरोही के सोचे हुए बजट के अंदर ही। शाम का समय था इसलिए मॉल में बहुत से लोग थे, काफी सारे यंग लड़के लड़कियां भी वहां मौजूद थे, जो किया तो हाथ पकड़कर घूम रहे थे या फिर एक दूसरे की बाहों में डालें। आरव जब इधर उधर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उनमें से कोई कपल उसके और आरोही के मुकाबले बेहतर नहीं है। आरव जब इधर उधर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उनमें से कोई कपल उसके और आरोही के मुकाबले बेहतर नहीं है। पर उन लोगों को ऐसे प्यार में पड़े देख अब आरव भी प्यार का एहसास करना चाहता था। आरव सर, इस प्लान के बारे में आपका क्या ख्याल है? आरोही चलते चलते एक दुकान के आगे रुक जाती है और आरव से पूछती है। आरव उस ब्रांड स्टोर की तरफ देखा है, उसने आज से पहले कभी भी इस ब्रांड का नाम तक नहीं सुना था, पर फिर भी उसे डमीज पर बाहर लगे कपड़े बुरे नहीं लगते हैं। उसे आरोही की पसंद पर भरोसा था। ठीक है चलो अंदर चलकर देखते हैं, वो कहता है। आरव जैसे ही अंदर जाता है तो वेलकम सर, वहां का सेल्समैन आकर उन्हें स्वागत करते हुए कहता है। आरव जैसे हैंडसम और गुड लुकिंग इंसान को देखते ही वो पूछता है, क्या आप लोग उनके लिए कपड़े ढूंढ रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। उनकी बॉडी शॉप तो हमारे काफी मॉडल से भी बेहतर है। आरव बचपन से ही अपनी तारीफ सुन सुनकर परेशान हो चुका था। वो थक चुका था हमेशा लोगों से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर। वो इधर उधर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वाकई वहां कपड़ों की अच्छी कलेक्शन है। साथ में खड़े कपल को इकट्ठे शॉपिंग करते देख वो आरोही से कहता है, कपड़े चलने में मेरी मदद करो। आरोही मुस्कुराते हुए कहती है, हमें एक ब्राउन कलर की जैकेट चाहिए। जी अच्छा, मुझे देखने दीजिए। ये कहकर वो सेल्समैन 3 ब्राउन जैकेट निकलता है जिसमें से एक आरोही सिलेक्ट कर लेती है। आरव जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आता है वो बेहद ही एलिगेंट और पॉज दिख रहा होता है। क्या बात है सर, आप किसी सुपरस्टार से काम नहीं लग रहे हैं? वो सेल्समैन उसे देखते ही मानो सीधा तारीफों के पुल बांध रहा हो। अब उसकी एक भी बात बिना सुन सीधा आरोही के पास चला जाता है और उससे पूछता है, आम कैसी लग रही है ये? बहुत सुंदर, आरोही जवाब देती है। आरव उसकी बात से सेटिस्फाई नहीं होता और पूछता है, बस तुम यही कहना चाहती हो? आरोही एक गहरी सांस लेकर कहती है, बेहद सुंदर, बहुत हैंडसम जेंटलमैन लग रहे हैं आप, किया इतना काफी होगा। क्या मैं सच में इस सूट में इतना अच्छा लग रहा हूं? आरव खुद को शीशे में निहारते हुए कहता है। आम, चलो ठीक है फिर हम यही लेंगे, तुम जाओ जाकर पेमेंट कर दो। आरोही को कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या कहे। वो जैसे ही चुपचाप से काउंटर पर पेमेंट करने जाती है उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से उसके और आरव के बारे में बात कर रहा होता है। देखा, मैंने तुम्हें कहा ही था ना, ऐसा आदमी जरूर अपने साथ कोई ना कोई लड़की को लाया होगा। देखो अब वो उसके कपड़े सेलेक्ट करने में मदद कर रही है। आरव भी उसकी सारी बातें सुन लेता है और उसे चुप करवाने के लिए आगे बढ़कर आरोही की कमर पर हाथ रख लेता है। इससे पहले कि आरोही कुछ भी रिएक्ट कर पाती उसकी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मेरा और मेरे कपड़ों का इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू माय वाइफ, मुझे तुम्हारे हाथ में अपनी सैलरी लाकर रखने में बहुत खुशी मिलती है। आरव, अभी आरोही कुछ बोलते ही लगती है कि आरव अपनी उंगली आरोही के लिप्स पर रखकर उसे चुप करवा देता है। चलो अब बस भी करो, क्या तुम इतनी सी बातों पर इमोशनल होने लगती हो? तुम्हारे लिए सब करना तो मेरा फर्ज है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा तुम्हारे लिए सब? बस इस बार के लिए मेरी सैलरी से मुझे जैकेट लेने दो। आरव अपना नाटक बनाए रखने के लिए आरोही से कहता है। आरोही को सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह आरव को क्या जवाब दे, पर फिर भी आरव और अपनी दोनों की इज्जत बनाए रखने के लिए वह कहती है, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो बेबी? आरोही ने इतने अजीब तरीके से उसे बीवी बोला था कि उसे भी 2 मिनट लग गए उसे डाइजेस्ट करते करते।
वो एक बार फिर आरोही के ख्यालों में कहीं खोस गया था। उन दोनों को देखकर उसे लड़की की गर्लफ्रेंड उल्टा उसी को सुनने लगती है। देखो कितना प्यार पति है उसका, अपनी सारी सैलरी लाकर अपनी बीवी के हाथ में रख देता है और तो और इतने प्यार से उसे अपने लिए खर्च करने को पैसे मांगता है। कितनी लकी है वो लड़की। तुम्हें शादी से कुछ सीखना चाहिए और कहाँ तो उसी का ही मजाक उड़ा रहे हो। जाओ तुम, मेरा कुछ मन नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदने का। ये सब कहकर वो लड़की वहां से जाने लगती है। रुको बेबी, ये कहकर वह लड़का भी आरव को घूरते हुए अपनी बीवी के पीछे पीछे बाहर से चला जाता है। रुको बेबी, ये कहकर वह लड़का भी आरव को घूरते हुए अपनी बीवी के पीछे पीछे बाहर से चला जाता है। ये सब बहुत ही आरव एक बार फिर से आरोही की तरफ देखाता है और कहता है, तुमने देखा ना, ये सब इसलिए ही मुझे शॉपिंग के लिए आना पसंद नहीं है। चाहे कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उसका कंपैरिजन दूसरों से करके उसे बुरा महसूस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, तभी एकदम से वह कहती है, सर मैं जैकेट की पेमेंट करके आता हूँ। क्या उससे पहले आप अपना हाथ मेरी कमर से हटा लेंगे? आरव 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है और अपने हाथ और आरोही की कमर की ओर देखता रहता है, फिर अपना हाथ फाड़ से हटा लेता है। कोई बात नहीं, उसे यकीन था कि फिर कभी भी जरूर उसे ऐसे आरोही को अपनी बीवी कहने का मौका मिलेगा ही। जैकेट खरीदने के बाद आरोही अपने पास बची हुई पैसों को देखते हैं और थोड़ी उदासी हो जाती है। वो जैकेट उसे थोड़ी महंगी ही मिली थी। पिछले कुछ समय से जिन जिन हालातों में हो रही थी, अब उसे ऐसे महंगे कपड़े खरीदी अरसे हो चुके थे। उसे घटिया इंसान अमित ने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया और तू, और अभी तक भी उसका पेट नहीं भरा, न जाने अब क्या ही चाहता है मुझे से। आरव आरोही से हाइट में लंबा था, इसलिए उसने आरोही के फोन में वो नंबर देख लिया था। वो परेशान होकर कहता है, तुम्हारे जैसी 22 साल की लड़की को तुम्हारे घर वालों को सिर आंखों पर बिठा कर रखना चाहिए, फिर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए केयर टेकर की जॉब आखिर क्या ही जरूरत गई। आरोही थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर उदास होकर पूछता है, सर मैं आपके सवाल का जवाब ना दूं तो चलेगा? कोई बात नहीं होगी, सबके अपने सिगरेट्स होते हैं। आरव अपना सर झुकाता है और कहता है, वह मन ही मन सोचता है कि शायद या तो आरोही की फैमिली गरीब होगी या फिर कुछ हुआ होगा, तभी आरोही उसे बताना नहीं चाहती। वो बिना इसकी परमिशन के उसके बीते हुए कल में घुसना नहीं चाहता था। उसे खुद पर इतना यकीन जरूर था कि आने वाले थोड़े दिनों में आरोही खुद ही उसे सारी बात बता देगी। ये सब सोचते सोचते जैसे ही वो नीचे अपने गाड़ी की तरफ देखा है, उसे एहसास होता है कि अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं, इसलिए वह कहता है, चलो थोड़ी और शॉपिंग करके आते हैं। आरव सर, आपके सारे कपड़े कस्टमाइज और हाथ बंद होते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के सारे कपड़े आपके लिए बेहद ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के हैं। आरोही ऊपर वाले का शुक्र मानती है कि उसकी इतनी बात सुनते ही आरव उससे और कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा थक चुकी थी सुबह से कम कर करके। इसके बाद वो बस खुद को किसी रॉयल इंसान की तरह मत सोचने लगा। वैसे ही आपको अपनी तारीफों के पुल बांधने के लिए बहाना ही चाहिए होता है, आरोही मन ही मन सोचने लगती है। पर वह साथ ही यह भी सोचती है कि वो आरव को जो भी करना है करने देगी, उसे रोकेगी नहीं। जब अब तकरीबन 10 जैकेट और सूट्स ले लेता है, उसने इतना सामान तो ले ही लिया होता है कि ब्रांडस्टर वाले उसे ले जाकर उसे के घर डिलीवर करवा दे। तकरीबन 9:30 बजे आरव अपनी शॉपिंग खत्म कर आरोही को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए जाता है अपनी स्पोर्ट्स कार में। वो एक बेहद ठंड से भरी रात थी और काफी तेज हवा चल रही थी। वहां पूरे आसमान में बादल छाए थे। आरोही आरव से कहती है, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। आरव के हाथ जो अभी स्टीयरिंग व्हील पर थे 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल पैनल की तरफ देखने लगता है। गाड़ी की रूफ बंद करने के लिए वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि आज बारिश होगी। वेदर फोरकास्ट में तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं गया है, पर फिर भी मैं गाड़ी थोड़ी तेज चला लेता हूँ। वो एक्सीलरेटर पर जैसे ही पैर रखता है तो गाड़ी मानो जैसे उड़ने ही लगती है। थोड़ी दूर पहुंचते ही उसके मुंह पर बारिश के 1-2 बूंदें पड़ती है। वेदर फोरकास्ट हमेशा सही नहीं होता। आरोही अपने हाथों से मुंह रखते हुए कहती है, आप प्लीज गाड़ी की रूफ बंद कर दीजिए। ठीक है। आरव ब्रेक लगाकर गाड़ी सड़क के किनारे रोक लेता है। कंट्रोल पैनल में इतने सारे बटन्स देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर बटन्स को देखने के बाद वो एक काला बटन दबा देता है, जिसके बाद गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है और आगे वाला गाड़ी का बोनट खुल जाता है। आरव को समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे। आरोही यह सब देखकर थोड़ी हैरान रह जाती है। आपने वो नेट क्यों खोल दिया? क्या आपको नहीं बात की यह रूप कैसे बंद होती है? ये सुनकर आरव थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मैं ये गाड़ी बस दूसरी बार ही चल रहा हूँ, इसलिए इसके सारे फंक्शन से अवेयर नहीं हूँ मैं ठीक से अभी।
आरोही की बात सुनकर आरव थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मैं ये गाड़ी बस दूसरी बार ही चल रहा हूँ, इसलिए इसके सारे फंक्शन से अवेयर नहीं हूँ मैं ठीक से अभी। मुझे लगता है ठीक से तो क्या, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में। ये कहकर आरोही हंसने लगती है। शट अप, आरव चिढ़कर कहता है। आरव मन ही मन सोचने लगता है कि शायद ये सब उसी की गलती है कि उसे लगा कि सपोर्ट कर देखकर आरोही कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाएगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी निकलेगी कि वो ऐसे बारिश में फंस जाएगा। वो पागल राहुल, उसे पता है कि मैं बैटन्स के साथ इतना बुरा हूं, तो क्या वो पहले से रूप बना करके मुझे नहीं दे सकता था। अच्छा ठीक है चुप करो। बारिश और तेज होती जा रही थी और उनके पास अपना सर छुपाने के लिए कोई छत तक भी नहीं थी। मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी उसे राहुल के बच्चे को फोन करता हूँ, आरव कहता है। पर उसकी किस्मत को शायद कुछ और भी मंजूर था। उसके सारे किए गए फोन कॉल्स आरव के वॉइस मेल में चले जाते हैं। इस समय अगर राहुल उसके आसपास होता है तो अब तक उसका खून ही कर चुका होता। पीछे से छाता उठा लो, तब तक मैं बटन्स का कुछ करता हूँ, आरव आरोही से कहता है। ठीक है, पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कीजिए। ये कहकर आरोही थोड़ा पीछे से छाता निकलने लगती है, पर वहां एक ही छत होता है, इसलिए उन दोनों को एक ही छात्र शेयर करना पड़ता है। आरव की सारी कोशिश नाकाम होती है। बारिश अब पहले से काफी तेज हो चुकी थी, आंधी तक चलने लगी थी। तेज ठंडी हवाएं उन दोनों के मुंह पर ऐसे लग रही होती है उसे मानो कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा हो। उनके साइड में आकर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी का ड्राइवर उनकी तरफ देखते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह अमीर लोगों के भी अपने ही शौक है, कन्वर्टेबल गाड़ी में भी ऐसे छाता लेकर बैठे हैं बारिश से बचने के लिए। ये सुनकर आरव गुस्से से लाल हो जाता है। भूल जाओ, गाड़ी में पानी भरने लगा है, हमें बाहर उतार के ही राहुल के कॉल का इंतजार करना चाहिए, आरोही इरिटेट होकर कहती है। आ रहा है, उसकी तरफ देखा है। अब तक आरोही के बाल कपड़े सब बारिश में भीग चुके थे। आरव जल्दी से आरोही को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर सड़क के किनारे जाकर छाते के नीचे खड़े हो जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत चल रही थी। अचानक आरोही को एहसास होता है कि बारिश तो अभी भी हो रही है, पर उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं पड़ रही। जैसे ही वो अपना सर उठाकर देखती है, उसे दिखता है कि उसे बारिश से बचने के लिए आरव ने अपनी बाजू के सिर के ऊपर रखी हुई है, जिसकी वजह से पूरी तरह के लिए हो चुकी थी। ये देखकर तनुजा अरमान की तरफ छाता थोड़ा सरका देती है और कहती है, सर आपको अपना सिर भी कर लेना चाहिए। मैंने अपनी आर्मी ट्रेनिंग में इससे भी बुरे बुरे हालात देखे हैं। ये सब तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी यह सब तो मेरी ही गलती की वजह से हो रहा है ना। आरव वापस से आरोही की तरफ छाते को सरकते हुए कहता है। पर वैसे मुझे इस बात की आपसे कोई शिकायत नहीं, आपको तो अपनी गाड़ी के फीचर्स नहीं पता, आरोही मुस्कुराते हुए कहती है। दरअसल मुझे स्पोर्ट्स कार कुछ खास पसंद नहीं है, मेरे लिए तो एसयूवी बेहतर ऑप्शन है। जब मैं आर्मी में था ना, तो न जाने दिन में कितना समय में एसयूवी चलता था, और आर्मी की जॉब छोड़ने के बाद भी सारा सारा दिन मुझे सपोर्ट कर नहीं पसंद बिल्कुल भी। आज तो ये बस मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में ले आया था, और अब मेरी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी खत्म हो चुकी है, और उसने मुझे मीटिंग्स डिनर ये सब अटेंड करना होता है, तो हर जगह मुझे ड्राइवर के साथ ही जाना पड़ता है। आज तो दरअसल राहुल के पास मेरी गाड़ी थी और उसने मुझे वापस देनी ही थी, तो मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ गया सीधा। तारांकन आरव आरोही की बातों का जवाब देता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो पहले ही खुद ही बातों बातों में आरोही को सब कुछ सच बता चुका था। तारांकन क्या रिएक्शन होगा जब आरोही यह जाने कि अब उसे इम्प्रेस करना चाहता है। आरव को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो पहले ही खुद ही बातों बातों में आरोही को सब कुछ सच बता चुका था। ओ अच्छा, आरोही जवाब देती है। वो दोनों ही एकदम चुप से हो जाते हैं। वो सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही होती है। अब आरोही के कपड़े पूरी तरह से बारिश से भीग चुके थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी। आरव एक नज़र आरोही की तरफ देखा है और फिर अपनी जैकेट की तरफ देखने लगता है। उसकी जैकेट तो आरोही के कपड़ों से भी ज्यादा गीली हो चुकी थी, पर वो उसे अपनी जैकेट दे देना चाहता था, पर उसे कोई फायदा नहीं होता। अगर उसे पता होता कि यह सब होने वाला है तो वह नए कपड़े पैक करवा कर ना लता एक दो कपड़े ऐसे ही गाड़ी में बिना पैक करवाए ले आता, ताकि आरोही को पहन सकती। थोड़ी देर तक उसे परेशान होता देखने के बाद आरव की बाजू पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। 1 मिनट के लिए तो आरोही को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ही आखिर क्या हो गया है। वो परेशान हो जाती है और कहती है, यह आखिर आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दो, सब लोग देखकर हमें क्या ही बोलेंगे, ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं है सर।
अब आरोही के धक्के से परेशान होकर उसे जवाब देता है, हमारे पास लग रही है ना तुम्हें, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हवा भी बहुत तेज चल रही है, अभी तुम एक काम करो, मुझे हक कर लो। हाँ सही सुना तुमने, इससे तुम्हें काम ठंड लगेगी और तो और हवा भी रुक जाएगी। आरोही को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। माना कि पहले भी कई बार उन्होंने एक दूसरे को हक किया है, पर वह सब कभी भी उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, हर बार वह एक्सीडेंटली हुआ है। पर इस बार बात थोड़ी अलग थी। ठंड के मारे दोनों की हालत बहुत खराब थी, दोनों के कपड़े बारिश से पूरी तरह से भीग चुके थे, दोनों के लिए ही वो सिचुएशन बहुत ही अजीब और एम्बरासिंग हो चुकी थी। आरव सर मुझे इतनी भी ठंड नहीं लग रही, मैं ठीक हूँ, ये कहकर आरोही खुशी से हटाने की कोशिश करने लगती है। हम दोनों के लिए एक दूसरे को हैक करना ठीक नहीं होगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? आरव उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और वह अपने जोरों से धड़कते हुए दिल के साथ उससे पूछता है। लोगों को बचाने में तो लड़की का जवाब नहीं। आरव मन ही मन सोचने लगता है। बारिश में भीग जाने की वजह से आरोही बहुत बुरी तरह ठंड के मारे कांप रही होती है। आरव बस एक टक उसे देखाता ही रहता है, उसे देखते देखते जैसे वो कहीं खोस जाता है। आरोही को वो सब ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी सफाई में कहती है, मेरा मतलब दरअसल मेरा मतलब वो नहीं था। आरोही की बात बिना सुने ही अपने ख्यालों में खोया हुआ आरंभ एकदम से आरोही के माथे पर किस कर देता है। ये सब की बात आरोही को अचानक समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। आरव ने अचानक उसे ऐसे किस क्यों किया, ये सोचकर वो और भी ज्यादा कांपने लगती है। आरोही आरव को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है कि तभी आरोही के गले का लॉकेट आरव के जैकेट के जीप में अटक जाता है और वह दोनों एक बार फिर करीब आ जाते हैं। आरोही जल्दी से जैसे तैसे कर अपने लॉकेट को आरव के जीप से अलग करती है। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर जो भी था उसे अंदर ही अंदर इतना तो पता था कि उसे ऐसा एहसास पहले कभी भी नहीं हुआ था, जब तक वो अमित के साथ थी तब भी नहीं। इस सबके दौरान आरोही बेहद अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव को पीछे धक्का दे देती है खुद से अलग करने के लिए। आरोही के धक्के से आरव थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है और गाड़ी के दरवाजे से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से छाता भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। बारिश की बूंदें सिर पर पड़ते ही उसके सारे बाल गीले हो जाते हैं। तभी एकदम से वह वापस होश में आता है और उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या ही कर दिया था। उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी ऐसी गलती नहीं की थी, पर आरोही को देखकर न जाने उसे ऐसा क्या ही हो जाता है कि उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी आखिर अंत में, पर आरोही उसे पसंद करती थी और वो दोनों उम्र की ज्यादा डिफरेंट भी नहीं थी, इसलिए इतना करना तो बनता ही था। उसे रिग्रेट था तो सिर्फ इस बात का कि वह मौसम बेहद खराब था, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो चुका था। पर अगर एक इंसिडेंट से उन दोनों को अपनी फीलिंग का एहसास हो जाता है तो ये खराब मौसम भी उनके लिए एक बेहद यादगार पल बन सकता था। इस सबसे परेशान आरोही बेहद गुस्से में आ जाती है और आरव से पूछती है, इस सप्ताह का क्या मतलब था सर, आपने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? जो कुछ भी आ रहा हूं मैं अभी अभी किया था वो सबको याद करके आरोही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से किस करने की? मुझे माफ कर दो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, मैं अपनी गलती की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं। आरव नीचे से उठाकर आरोही को फिर से छाता देते हुए कहता है। आरव की बात सुनकर आरोही हैरान रह जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी? बस अब बात को ना बढ़ाओ, इतना ही तो है कि हम एक दूसरे को डेट कर ही सकते हैं, अगर तुम चाहती हो तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आरव कहता है। इन सब की बात आरोही हंसने लगती है। मैंने तो कभी आपको इस नज़र से देखा तक नहीं है सर, डेट करना तो बहुत दूर की बात रह गई, मैं नहीं आना चाहती आपके साथ किसी रिलेशनशिप में, आप अपने दिमाग में ऐसी कोई भी गलत बात ना रखें, वह कहती है। आरव की बात सुनकर आरोही हंसने लगती है। मैंने तो कभी आपको इस नज़र से देखा तक नहीं है सर, डेट करना तो बहुत दूर की बात रह गई, मैं नहीं आना चाहती आपके साथ किसी रिलेशनशिप में, आप अपने दिमाग में ऐसी कोई भी गलत बात ना रखें, वह कहती है। बस भी करो यह नाटक, तुम्हें बोल तो तुम्हें मैं भी पता है कि तुम क्या चाहती हो, बोल तो मैं तुम्हें कि मैं हूं तैयार। अब सारी बात आरोही के ऊपर डालते हुए कहता है। देखिए मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूं। आरोही सारी बात क्लियर करने की कोशिश करती है ताकि आरव के मन में कोई भी गलतफहमी ना रहे उसे लेकर। सर मैंने आपके पसंद करने वाली बात को लेकर हाथ सिर्फ इसलिए कहा था कि क्योंकि आपको लगा था कि मैं आपके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहती हूं, आप मेरी बस है और मैं आपकी।
एम्प्लॉय आपको बुरा ना लगे, बस मैं यही चाहती थी। और रही बात आपकी कंपनी में ऐसा ट्रांसलेटर जॉब करने की, तो वह मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं आगे यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अगर उसे समय मैं आपसे इतनी बात करती तो आप जरूर मुझे मेरी उम्र वगैरह पूछने लग जाते। जैसे अवॉइड करने के लिए मैंने आपको पसंद करने वाली बात आपको झूठ ही बोल दी थी, पर असलियत तो ये है कि आप मेरी टाइप के हैं ही नहीं। मैंने कभी आपके बारे में सपने में भी नहीं सोचा। मैं कसम खाकर यह बात कहती हूँ। आरव हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, खुद से कम झूठ बोलना बंद करो। सारी बात से इरिटेट होकर आरोही अराव से कहती है, आपको पता भी है ना ये बात कि यह सेल्फ ऑब्सेशन एक बीमारी है, आपको अपने लिए कोई डॉक्टर ढूंढना चाहिए। मैं कोई बीमार नहीं हूं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे मन में कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारे सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस से कोई प्रॉब्लम है? किसी भी तरह का इम्परेटिव कम्प्लेक्स तो नहीं है मुझे? आरव पूछता है। आरोही का गुस्से से अब चेहरा लाल हो चुका था। आरव सर, अगर मैं किसी को पसंद करती भी रहूंगी तो मैं उसे बता दूंगी। मुझे पता है कि आप बेहद ही अमीर और हैंडसम लड़के हैं, पर किसी को भी पसंद करने के लिए फीलिंग्स का होना बहुत जरूरी है। और अगर मुझे कोई भी इंसान पसंद होगा तो मैं उसे सीधा जाकर बोलना प्रेफर करूंगी। ये सब सुनते ही आरव की आंखें आरोही पर मानो जैसे टिक सी जाती है। एक बार फिर वो इसी के ख्यालों में खो जाता है। ना कुछ सोचते समझते वो बस आरोही को एक टक घूरता ही रहता है, जिसकी वजह से एक पल के लिए आरोही भी बेहद अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्या इसने सच में ये सब नाटक किया था? क्या सच में यह मुझसे, मतलब मेरे जैसे इंसान से प्यार नहीं करती? अगर इसे मैं पसंद नहीं हूं तो न जाने इसे कौन ही पसंद आएगा। मतलब क्या ही कमी है मुझ में? कुछ लड़कियों को ना जैसे आदत सी होती है कुछ लड़कों को ठुकराने की। यह सब क्या मेरा वहम था? वह सारे सपने जो मैंने सजाए थे, हमारे साथ होने के सपने, इकट्ठे जिंदगी बिताने के सपने। आरव मन ही मन ना जाने क्या क्या सोचने लगता है। ये सारी बातें उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।